जी, हम लोग मैट्रिक्स अप्रोच पे बात कर रहे थे जी, उसकी एग्जांपल मैंने डिस्कस करनी थी आपके साथ। अच्छा जी, एग्जांपल आपको याद होगी, फेयर फीचर वाली एग्जांपल मैंने ली है जानबूझ के ताकि आपको पता चले। ऑलरेडी यही हम पूरे सिलेबस में डिस्कस करते जा रहे हैं शुरू से, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग सही तरह डेवलप हो सके। अच्छा जी, फेयर फीचर की एग्जांपल है जिसको हाईलाइट मैं करता हूँ यहाँ पे। इसको स्टैंडर्ड एलपी मॉडल में कन्वर्ट किया हुआ है। आप देख सकते हैं, वेरी सिंपल ये चीज़ आपको नजर आएगी। मैट्रिक्स अप्रोच में हमने पहली बात ये की थी कि आपने सबसे पहले जो है लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल जो भी आपके पास होगा, उसको आपने स्टैंडर्ड एलपी मॉडल में कन्वर्ट करना है। तो आपने फ्लेयर फीचर और एग्जांपल की हम बात कर रहे हैं, तो ये ऑलरेडी जो है कन्वर्ट कर दिया है। कन्वर्ट करने के बाद ये बन चुका है। एग्जाम्स के वाले से भी क्वेश्चन आ सकता है, कोई लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल दे के आपसे ये पूछा जा सकता है कि इसको मैट्रिक्स अप्रोच में कन्वर्ट कर दे। तो फिर क्या करना पड़ेगा? जैसे कि पिछली आपने लेक्चर में बात की थी मैंने, कि आपको ये 3 चीज़ें आपको देनी पड़ेंगी। ऑप्टिमाइज़ ज़ी करना पड़ता है आपको, जो जिसके इक्वल किसके इक्वल होगा? टी, जिसको हमने ट्रांसपोज़ का नाम दिया था। एक्स आपके पास अननोन वेक्टर होता है, सी टी जो रो वेक्टर होता है, किसका होगा? कॉरस्पॉन्डिंग कॉस के हवाले से ही बात हम करेंगे, ठीक है? ए जो है वो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स होता है कंस्ट्रेंट इक्वेशंस के लिए, और बी जो होगा वो कॉलम वेक्टर होगा, जो कि राइट हैंड साइड की कंस्ट्रेंट इक्वेशंस आपके पास होते हैं, उनकी यहाँ पे एलिमेंट्स पे। और एक्स नॉट हमने क्या कहा था कि ये स्लैग और आर्टिफिशियल वेरिएबल्स जो होते हैं, आपको एक्चुअली एक्स नॉट जो है वो इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं। वो किसकी इक्वल होगा जी? इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन इज इक्वल टू बी के। बी क्या है जी? ऊपर हम बात कर चुके हैं कि वो कॉलम वेक्टर होगा राइट हैंड साइड का, जो कि कंस्ट्रेंट इक्वेशन के साथ होता है। एग्जाम्पल इसलिए हम परफॉर्म कर रहे हैं जी, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके। मॉडल को कन्वर्ट कर चुके हैं जी। सबसे पहले आपने एक्स बनाना था। एक्स हमने क्या कहा था? मैं रिपीट करता जा रहा हूँ। एक्स जो है आपके पास ये कॉलम वेक्टर होगा। नोट करेंगे, ये कॉलम वेक्टर आपके पास है, जहाँ पे कर्सर मेरा मूव कर रहा है। ये वेक्टर किस पे होना था? अननोन्स पे। अननोन कौन से होते हैं? x1 x2। और क्या होंगे? जितने भी आपके मॉडल में स्लैक वेरिएबल अगर कोई आ गया है, या सरप्लस आ गया, या फिर आर्टिफिशियल वेरिएबल्स आ गए, तो आपके इस क्वेश्चन में सिर्फ 2 स्लैक वेरिएबल्स हैं। तो जो यहाँ पे हमने S1 और S2 लिख दिया है। अगर सरप्लस होते तो वो फिर S3 सपोज आ जाता, अगर आर्टिफिशियल भी होता तो A1 भी आ जाना था आपके पास, ठीक है? तो सारे जो है ये एक्स आपके पास हमेशा आपने कॉलम वेक्टर की सेंस में लिखना है। जी, आगे आपको क्या चाहिए था जी? सी टी आपके पास क्या होता है जी? इज द रो वेक्टर है। नोट करेंगे, इसको मैं हाईलाइट करता हूँ, ये रो वेक्टर ही शो हो रहा है, ठीक है? ये किसका रो वेक्टर होता है? जो मैंने आपको पीछे भी बताया था कि जो आपके पास कॉस आपके पास अवेलेबल होती है, मतलब कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन की जो वैल्यूज होती है, ठीक है? कॉस्ट भी हो सकती है, प्रॉफिट भी हो सकता है, ज़ाहिर बात है वो। तो आप नोट करेंगे तरतीब, आप अरेंजमेंट का आप ख्याल रखेंगे। अगर अरेंजमेंट आपने गलत कर दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर आपने x1 x2 s1 s2 लिखा है, तो उसी हिसाब से इसके कोएफिशिएंट्स भी हम लिखेंगे। ये नहीं है अगर आपने x1 x2 इधर लिखा हुआ है, s1 s2 लिखा है, और पहले x1 का कोएफिशिएंट 7 आ रहा है, तो आप 7 इधर लिखते हैं, 5 पहले लिख दें, तो वो आपने, इसका मतलब है कि गलती कर दी है। तो ये बात अपने माइंड में रखनी है कि तरतीब का एक्चुअली कोई इशू नहीं होता, लेकिन आपने यहाँ पे ये जो मर्जी पीछे आगे पीछे कर दे, एक दफा जो भी कर दिया तो उस हिसाब से कोएफिशिएंट्स को लेके चलेंगे। ये बात अहम बात नोट करेंगे जी आप यहाँ पे, कि x1 x2 मैंने तरतीब से लिखा हुआ, तरतीब से लिखेंगे जरा तो सेंसिबल बात लगती है, और इसमें कोई लॉजिक वाली बात नहीं होती कि आप, मैंने वैसे मैंने बता दिया, तो आप इसकी तरतीब आगे पीछे कर सकते हैं। x जो है कॉलम वेक्टर की, बाकी चीजों की नहीं, ठीक है? चलो जी, x को हमने लिखा, फिर x1 x2 s1 s2 लिखा हुआ है, तो सी टी आपके पास क्या हो जाएगा? जो कि आप जिसके मुश्तमिल है जी, ट्रांसपोज आपने लेके रो वेक्टर बनाना है एक्चुअली। ये रो वेक्टर होगा, 7 5 0 0 कोएफिशिएंट्स लिखे हुए हैं, ठीक है जी? उसके बाद ए मैट आपने बनाना था। ए आपके पास क्या चीज होती है जी? कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है। किसका कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है? साथ साथ वर्ड्स नोट करते हैं, मैं रिपीट करता जा रहा हूँ। कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है ऑफ द कंस्ट्रेंट इक्वेशंस का। कंस्ट्रेंट इक्वेशंस कौन सी होती हैं? ये दो आपके पास कंस्ट्रेंट इक्वेशंस हैं। इसका मैट्रिक्स होगा, तो मैट्रिक्स भी उसी सेंस में देखें, यहाँ पे 4 3 1 आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा। ये पहली लाइन पे आप देख सकते हैं, मैंने वही लिखा हुआ है, ठीक है, जिसको मैंने हाईलाइट किया। अगर ये क्वेश्चन में 2 1, फिर S1 0 आ जाएगा, S2 की वैल्यू वहां पे 1 आ जाएगी। तो ये आपके पास मैट्रिक्स बन चुका है। वो किसके होगा जी? जो आपके कोफिशिएंट्स होते हैं, किसके होंगे कोफिशिएंट मैट्रिक्स के? जो कंस्ट्रेंट इक्वेशंस की है। अच्छा जी, आपके पास अब एक एक सिर्फ ऑप्शन रहेगी बनाने वाली, बी जो है। बी आपने कहा था कि ये कॉलम वेक्टर होगा, हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं, तो वही काम करेंगे आप। इसको रो वेक्टर नहीं बना सकते, ठीक है? नहीं, क्यों नहीं बना सकते?
बाय डेफिनेशन जो है ये चीजें वही हैं कि जैसे x उससे कॉलम वेक्टर का कहा था, b उससे कॉलम वेक्टर का कहा है, c t रो वेक्टर का कहा है, तो वही टर्म्स हमने इस्तेमाल करके करते हुए वही तरह लिखनी है। अगर आप इसकी तरतीब आगे पीछे कर देते हैं, जैसे सपोज b को अगर आपने यहाँ पे रो वेक्टर ले लिया तो आपका आंसर नहीं निकलेगा। अच्छा जी, b आपके पास क्या है जी, कॉलम वेक्टर है ऑफ द राइट हैंड साइड्स ऑफ द कंस्ट्रेंट इक्वेशंस। कंस्ट्रेंट इक्वेशंस पे आप देखें तो जिस पे कर्सर मेरा मूव कर रहा है 240 और 100 जो है, तो ये आपके पास b बन जाएगा। ठीक है जी। अच्छा जी, अब आपने जी इसको मैंने दोबारा वर्ड्स में लिखा हुआ है कि आपने ये इस फॉर्म में रिजल्ट देना था, तो सबसे पहले जो चीजें चाहिए थी वो बना ली है आपने। उसके बाद आप लिखेंगे ऑप्टिमाइज z इज इक्वल टू क्या है जी, आपको पता है कि सी टी इंटू एक्स होता है, तो सी टी का आंसर आपके पास ऊपर पड़ा हुआ है वो लिखा है आपने, और एक्स मैट्रिक्स भी आपने लिख दिया। सब्जेक्ट टू में क्या लिखना था, ए एक्स इज इक्वल टू बी, ये आप जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ आप देख सकते हैं। तो ए मैट्रिक्स आपके पास ऑलरेडी है, इसको एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दें, इज इक्वल टू बी लिख दें। मैंने बोला कि सोल्यूशन सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ आपने आपके सिलेबस में इसको सिर्फ कन्वर्ट करने के लिए है। तो ये देखेंगे ए मैट्रिक्स है इंटू एक्स मैट्रिक्स आ गया, इज इक्वल टू बी मैट्रिक्स आ गया। और लास्ट आपके पास क्या होता है, नॉन नेगेटिव कंडीशन होती है, वो आपके पास क्या आनी चाहिए, एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो। एक्स में कितने वेरिएबल्स है वो सब के लिए आप यहाँ पे लिख देंगे विद x1 x2 s1 s2 ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो। ओके, और साथ आप लिखेंगे कि इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन इस प्रॉब्लम का क्या होगा। हमने ऊपर डिफाइन किया था कि x नॉट इज इक्वल टू बी जो है ये इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन होता है। तो आप नोट कर सकते हैं, मैंने वही लिखा हुआ है यहाँ पे, एक्स नॉट इज इक्वल टू बी। एक्स नॉट में अब आपने क्या लेना है वो भी अब मैंने ऊपर डिस्कस किया था आपको कि ये वो होगा, एक्स नॉट डिनोट्स अ वेक्टर ऑफ स्लैक एंड आर्टिफिशियल वेरिएबल्स ओनली। ये इसके पीछे भी लॉजिक है। हमने कहा था कि क्योंकि ये बेसिक वेरिएबल्स होते हैं, आपको जो है सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, तो दैट्स वाई जो सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं तो इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन उस पे मुश्तमिल होता है, एक्स नॉट पे। ठीक है, तो एक्स नॉट इज इक्वल टू बी, ये है, यहाँ तक आपने एक्चुअली जो है सोल्यूशन परफॉर्म करके देना है। अच्छा, ये थी जी मैक्सिमाइजेशन के हवाले से एग्जांपल। अब एक और एग्जांपल डिस्कस किया मिनिमाइजेशन के हवाले से। 5x1 पर 6x2, इसमें कंस्ट्रेंट्स जानबूझ के मैंने कुछ हट के लिए ताकि आपको समझ अंडरस्टैंडिंग और डेवलप आपकी हो सके। इक्वल साइन भी आ रहा है, लेस आर इक्वल भी है, ग्रेटर इक्वल टू भी है। पूछा गया जी कि कन्वर्ट द प्रॉब्लम इनटू इनटू मैट्रिक्स अप्रोच। तो क्या करना पड़ेगा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कन्वर्ट योर एलपी मॉडल इनटू स्टैंडर्ड एलपी फॉर्म। You can see we have convert our LP model into standard LP form, which is equal to this one. Okay, z is equal to something है, फिर कंस्ट्रेंट फर्स्ट है, फिर सेकंड है, फिर थर्ड है। आर्टिफिशियल वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना पड़ा क्योंकि इक्वेशन इक्वल साइन की थी। लेस इक्वल टू में आपको पता है कि कंस्ट्रेंट में आपको सिर्फ स्लैक इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। ग्रेटर इक्वल टू का कंस्ट्रेंट है जिसमें सरप्लस भी डालना पड़ेगा आपको और आर्टिफिशियल भी आना पड़ेगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है, देख सकते हैं आप लोग। एक्स मैट्रिक्स किस पे इन्वॉल्व होगा जी, x1 x2 s1 अप टू a2 तक। और सी टी क्या होता है, जैसे पहले बताया था मैंने, 5 6 0 0 ये लिखेंगे। अगर आप यहाँ पे नहीं लिखेंगे तो आपका मैट्रिक्स जो है ये, आपका सी टी जो है जो रो वेक्टर पे मुश्तमिल था, ये आपका पूरा वेक्टर नहीं बनेगा। जब पूरा नहीं बनेगा तो इसका मतलब है कि आपका आंसर ठीक नहीं निकलेगा। तो ये इसलिए हमने जीरो यहाँ पे, आपको पता है कि मीनिंगफुल वैल्यू है। उसके बाद प्लस एम जो है A1 का कॉफिशिएंट है, A2 का कॉफिशिएंट प्लस एम आपको नजर आ रहा है। ए मैट्रिक्स आपको पता है कि क्या क्या चीज होती है, जो मैं रिपीट करता हूँ। ए मैट्रिक्स हमने कहा था, ए इज द कोफिशिएंट मैट्रिक्स ऑफ द कंस्ट्रेंट इक्वेशन। ए जो है वो कोफिशिएंट जो है किसका है जी, मैट्रिक्स ऑफ कंस्ट्रेंट का, तो वो वही नजर आना चाहिए आपको। 4 2 3 1 1 0 और 0 1 आपके पास यहाँ पे ये अपीयर हो रहा है। ठीक है, अच्छा जी, वापस हम जा रहे हैं जी, बात हम कर रहे थे अपनी नेक्स्ट एग्जांपल पे। तो यहाँ पे भी ए मैट्रिक्स आप देख रहे होंगे जी, 1 कोफिशिएंट है, फिर 1 है इसमें। इसमें फिर आपके पास S1 का कोफिशिएंट 0 आना था, फिर S2 का 0 आ रहा है। उसके बाद S1 का कोफिशिएंट आपके पास क्या आना था जी, वो सारा पूरा लिखा हुआ A1 का और A2 का। ठीक है, ये सारा मैट्रिक्स आपके पास अपीयर हो चुका है, आप यहाँ से देख सकते हैं। बी आपके पास, आपको पता है कि कंस्ट्रेंट इक्वेशन की जो राइट हैंड साइड की वैल्यूज होती हैं उसमें मुश्तमिल है, तो ये वो लिखा हुआ है 1000 300 150। आगे पूरा क्वेश्चन चेंज कर दिया आपने, z इज इक्वल टू 5, ये पूरा आप देख रहे हैं सी टी इंटू एक्स होता है, वही लिखा हुआ है। और सब्जेक्ट 2 में क्या जी, ए एक्स इज इक्वल टू बी, ए मैट्रिक्स आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, वो लिख देंगे, एक्स लिख देंगे और इज इक्वल टू बी लिख देंगे विद, ये सारी कंडीशन आपको पता है कि आपको लिखनी पड़ती है। इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन किसके इक्वल होता है, एक्स नॉट इज इक्वल टू बी के। ये चीज आप इसको कन्वर्ट कर चुके हैं। सॉल्यूशन अगर आप निकालना चाहते हैं तो सॉल्यूशन भी हम निकाल सकते हैं।
एक्चुअली आपका पॉइंट वो जो होता है कि आपने x1 x2 को जो अननोन वैल्यूज होती है इसकी आपने फाइंड आउट करना होता है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो ये बिल्कुल जो है आप मैट्रिक्स को सॉल्व करते हुए भी रिजल्ट निकाल सकते हैं। मैंने बोला कि आपके लिए कोर्स में सिर्फ जो है इसको कन्वर्ट करना था, तो मैंने ये कन्वर्ट करके आपको बता दिया। ये जी आपकी मैट्रिक्स अप्रोच का आर्टिकल आपका यहाँ पे खत्म हो जाता है। मैंने 2 एग्ज़ाम्पल्स आपके लिए लिख ली थी। मैक्सिमाइज़ेशन के हवाले से भी बात की हम लोगों ने, और यहाँ पे जो है उसकी मिनिमाइज़ेशन के हवाले से भी हम लोगों ने बात की है। होपफुली आपको ये समझ आई होगी बात थी। अब और कोई भी 2-4 प्रॉब्लम आप कोई भी उठा सकते हैं। आपने बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स देख लिए हैं लीनियर प्रोग्रामिंग के हवाले से, उसको कन्वर्ट करके देख लें आप लोग, ठीक है? उसको मैट्रिक्स अप्रोच में कन्वर्ट करना सेकंड्स का सिर्फ काम है और कुछ नहीं है। सॉल्यूशन आप लोगों ने इसका नहीं निकालना, मैंने बोला है, ठीक है? तो ये आप लोग निकाल चुके हैं जी, इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर अगली आपके साथ किसी और यहाँ पे हम बात करेंगे, बल्कि मैं बता देता हूँ कैनोनिकल फॉर्म के हवाले से हम लोगों ने बात करनी है नेक्स्ट लेक्चर में। चलें जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।